मैं आलोक श्रीवास्तव राजकीय पॉलिटेक्निक शाहजहाँपुर में विभाग अध्यक्ष सिविल के पद पर कार्यरत हूँ। आज इस लेक्चर में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं का विकल्पन। तो इस विषय में आज लिमिट स्टेट विधि के बारे में बात करेंगे जो डिज़ाइन के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसमें दो विधियां हैं, एक तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है और दूसरा लिमिट स्टेट मेथड है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पहले काफ़ी प्रचलन में था, लेकिन उसमें मटेरियल के सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं हो पाता था। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जिसको हम सामान्यतः स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, इसमें हम इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डिज़ाइन करते थे और किसी मटेरियल की सामर्थ्य का पूरा उपयोग नहीं कर पाते थे। तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो संरचना का डिज़ाइन सबसे अच्छा तब कहा जाएगा जब उसमें जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसके सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर लें। अगर उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका मतलब उसमें जो भी आप बीम बना रहे हैं या स्लैब डाल रहे हैं, जो भी आप संरचना में निर्माण कर रहे हैं, तो उससे छोटे साइज़ में भी काम चल सकता है। अगर आप किसी बीम का साइज़, मान लिया आपने 300 mm चौड़ी और 500 mm गहराई की बीम बनाई है और उस बीम की क्षमता मान लीजिए जैसे 50 किलो न्यूटन प्रति मीटर का बल वहन करने की है। अगर आप उसके ऊपर केवल 20 या 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर का बल लगा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस बीम का पूरा उपयोग उसकी सामर्थ्य का नहीं कर रहे हैं। उससे छोटे बीम साइज़ की बीम में ही उतने बल का, उससे कम बल के लिए उससे छोटे साइज़ की बीम होनी चाहिए। तो इसी तरह अगर हम संरचना बना रहे हैं तो उस संरचना में हमें सामर्थ्य का पूरा उपयोग करना ज़रूरी है। तो लिमिट स्टेट विधि में जो वर्किंग स्ट्रेस इम्प्रूवमेंट है उसमें यही है कि हम उसमें मटेरियल की सामर्थ्य का ज़्यादा बेहतर उपयोग करते हैं। जैसा कि वर्किंग स्ट्रेस में प्रोपोर्शनलिटी लिमिट में स्ट्रेट लाइन विधि में प्रयोग किया जाता है, तो लिमिट स्टेट मेथड में हम इन इलास्टिक रेंज में भी मटेरियल को ले जाते हैं, तो उसकी सामर्थ्य का ज़्यादा बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे लिमिट स्टेट, जो लिमिट शब्द लगा हुआ है, तो इससे कई बार स्टूडेंट से पूछते हैं कि सर लिमिट का क्या मतलब है। तो लिमिट जो है एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ है जिसको आप सामान्य अपने उसमें रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं। कई बार हम ये कहते हैं कि भाई हद के बाहर ना जाएं, अपनी सीमा में रहें। और ये सीमाएं हर चीज़ में, चाहे वो आर्थिक चीज़ें हों, आर्थिक रूप से देखें आप उसको, या किसी क्षमता के बारे में, किसी व्यक्ति की क्षमता के बारे में देखें, या मजाक के बारे में देखें, उसमें हम कई अक्सर इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं कि सीमा के अंदर रहें। तो वही यहाँ पे भी सीमा का वही अर्थ है। अगर आप इस संदर्भ में आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा ये कि यहाँ पे लिमिट स्टेट का क्या मतलब है। तो लिमिट स्टेट के जो इसमें ऑब्जेक्टिव है हमारे, कि जो भी संरचना का हम निर्माण कर रहे हैं उस संरचना में जो भी बल लगे हुए हैं, संरचना अपने जीवन काल में उन सभी बलों को वहन करने में समर्थ होनी चाहिए। संरचना के ऊपर पूर्ण रूप से कितना बल लग रहा है, एज ए होल स्ट्रक्चर उसको बियर कर सकता है या नहीं, और उसके अलावा संरचना में जितने अवयव हैं उन अवयवों में, जैसे बीम है, कॉलम है, स्लैब है, या और भी उसके पार्ट हैं जिस पर्पज़ से बनाया गया है। तो एक बिल्डिंग के में मुख्यतः बीम, कॉलम और स्लैब फ्रेम स्ट्रक्चर में होते हैं। इसके अलावा पार्टीशंस वॉल्स वगैरह होती हैं जो ज़्यादातर लोड बियरिंग वॉल्स नहीं होती हैं। अगर कोई और संरचना जैसे डैम है, कंक्रीट का जो डैम बनाया जाए या किसी भी पर्पज़ से आप उसको बनाएंगे तो उसमें अलग अलग उद्देश्य होंगे उनके, और उनका अलग अलग उपयोग होगा। सो अपने उद्देश्य और उस उपयोग के कारण उसमें जो भी बल लग रहे हैं, संरचना उन सभी बलों को वहन करने में समर्थ होनी चाहिए। और उसके जितने एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट के ऊपर जितना लोड ट्रांसफ़र हो रहा है वो उन लोड को बियर करने में सक्षम होने चाहिए। सो लोड के साथ साथ संरचना के बारे में एक और चीज़ है कि हम उसका निर्माण किस लिए कर रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसका सामान्यतः आवास के रूप में या व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कमर्शियल बिल्डिंग्स है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और आजकल जो कि भूमि की कीमत बहुत बढ़ चुकी है तो उस संदर्भ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का चलन बहुत अधिक हो गया है। सो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 30 मंजिल, 25 मंजिल, इस तरह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इससे भी ज़्यादा की बहुत विदेशों में बहुत ज़्यादा मंजिलों की बिल्डिंग बनी हुई हैं। तो इन सभी में बहुत अधिक लोड आते हैं और उनको हमें जो भी उसके एलिमेंट हैं उसको सब बियर करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा जो बिल्डिंग बनाई गई, जैसे अगर हम यहाँ पे
बिल्डिंग की बात करें तो उसका उपयोग रहने के लिए या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए है, तो उसमें लोगों का आवागमन बना रहता है। तो उसके कारण बिल्डिंग का जो उपयोग हो रहा है तो वो उसके डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो देखने में कहीं से भी ऐसा ना लगे कि ये बिल्डिंग को गिरने का खतरा है या इसमें कुछ दरारें पड़ गई हैं। इस वजह से उसमें एक मनोवैज्ञानिक फियर की, डर की बात होगी कि उसको इस्तेमाल करने में व्यक्ति को लग सकता है कि ये संरचना अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं की गई है। तो ये यहाँ पे सर्विसिबिलिटी की बात है कि संरचना जिस काम के लिए बनाई गई है उसके उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए। तो संरचना के डिज़ाइन में हमें इन दो चीज़ों को ध्यान रखना है कि उसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं और उसकी उपयोगिता क्या है और उसके जीवन काल में वो पूरी तरह से उपयोगी है या नहीं है। अब यहाँ पे हमने बात की है फेल्योर की, कोलैप्स की और सर्विसिबिलिटी की। तो फेल्योर का मतलब अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है और कितना किसी व्यक्ति का या डिज़ाइनर का रिस्क लेने का कितना रिस्क फैक्टर कितना वो ले सकता है, इसके ऊपर निर्भर करता है, या उसकी यूटिलिटी को किस तरह से डिफाइन करता है। सो व्यक्ति की कई बार चीज़ों के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सामान्यतः भौतिक चीज़ों के बारे में अगर आप देखेंगे तो इसमें आप इस बात को स्पष्ट समझ सकते हैं। जैसे आप मोबाइल की बात करें, स्मार्टफोन की बात करें, तो इसके नए नए मॉडल मार्केट में आते रहते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिनके लिए कोई नया मॉडल लॉन्च होते ही उनके लिए पुराना वाला मॉडल उन्हें लगने लगता है कि ये हमारे लिए उपयोगी नहीं रहा और हमें नया मॉडल ले लेना चाहिए। तो कम कीमत की चीज़ों में ये परिभाषा तो चल सकती है, लेकिन एक बिल्डिंग में जिसको बनाने में करोड़ों रुपए व्यय होते हैं उसमें आप इस तरह की बात नहीं कह सकते कि हमने आज बिल्डिंग बनाई, अभी हमें एक डिज़ाइन का कुछ नया मटेरियल बाज़ार में आ गया है और फिनिशिंग का ज़्यादा अच्छा मटेरियल आ गया, अब हम उसको दोबारा फिर से बनाएंगे। तो इस तरह की बात हम बिल्डिंग के बारे में, संरचनाओं के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि उनका निर्माण एक लंबे समय के लिए किया जाता है। सामान्यतः कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की लाइफ 75 से 80 साल के लगभग होती है। तो उस पूरे जीवन काल में आप उसको दोबारा बनाने के बारे में फिर से नहीं सोच सकते। हाँ, उसमें कोई माइनर चेंजेस वगैरह थोड़े बहुत एडिशन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी संरचना को गिरा करके बनाना की बात सोचेंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम होगा। सो यहाँ पे हमें सीमाओं को निर्धारित करना है कि हम जिन सीमा की बात कर रहे हैं, लिमिट स्टेट की बात कर रहे हैं, कि उन लिमिट स्टेट को हम किस तरह से निर्धारित करेंगे। हम कब कहेंगे कि स्ट्रक्चर अब ये उपयोग के लायक नहीं रहा है या बलों के कारण ये फेल हो सकता है। तो यहाँ पे लिमिट स्टेट विधि में हमें इन सीमाओं को निर्धारित करना है जिसके लिए संरचना को डिज़ाइन किया जाना है कि वो सीमाएँ क्या होंगी। तो सीमाओं के बारे में हमने यहाँ पे दो बातें की, एक तो फेल्योर की बात है और दूसरी उपयोगिता की बात है, सर्विसिबिलिटी की। सो फेल्योर का मतलब संरचना में जितने बल लगे हैं उससे जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं उन प्रतिबलों को वहन करने में जो भी संरचना के अवयव हैं वो सक्षम होने चाहिए। सो अब ये संरचना में किस तरह के प्रतिबल कार्य करते हैं, तो हमें ये निर्धारित करना है कि इन प्रतिबलों को वहन करने के लिए संरचना में जो मटेरियल यूज़ किया गया है उसकी सामर्थ्य क्या होनी चाहिए, उसकी क्षमता क्या होगी, उस कितने लोड पर वो मटेरियल फेल हो जाता है, हम उस फेल्योर लोड से कितना कम लोड लगाएंगे या उसके कितने पास तक हम लोड को ले जा सकते हैं। ये चीज़ें हमें यहाँ पे निर्धारित करनी है। तो फेल्योर में बलों के कारण जो प्रतिबल हैं वो डिसाइड किए जाने हैं। इसके अलावा उपयोगिता की बात है, तो उपयोगिता किसी भवन के बारे में अगर आप बात करें तो अगर आप किसी भवन में ये देखें कि उसमें जो बीम प्रयोग की गई है वो बीम बेंड हो गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है, तो आप ऐसे किसी भी छत के नीचे खड़े होना पसंद नहीं करेंगे जो आपको दिख रहा हो कि ये बेंड हो गई है, डिफ्लेक्शन हो गया है इसमें। तो उसमें आपको लगेगा कि ये कभी भी गिर सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो केवल बेंड हो गई हो लेकिन उसके ऊपर जो लोड लग रहे हैं वो उनको बियर करने में सक्षम हो, क्योंकि बेंडिंग डिफ्लेक्शन एक अलग बात है और बेंडिंग में फेल हो जाना एक अलग बात है। सो कोई भी स्लैब है वो बेंड हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस तरह की संरचना को उपयोग करने में झिझकेगा जहाँ पे वो देख रहा है कि इसमें दरारें पड़ गई हैं या कोई इसमें बीम एलिमेंट या स्लैब बेंड हो गई है, तो एक मनोवैज्ञानिक फियर उत्पन्न हो जाता है कि लगता है कि ये संरचना सुरक्षित नहीं रही। तो हमें ये सीमाएं निर्धारित करनी है जिसके अंतर्गत हमें लगे कि ये भवन उपयोगी है। कई बार आपने देखा होगा पुरानी बिल्डिंग्स में कॉलम वगैरह में दरारें पड़ जाती हैं,
तो देख करके लगता है कि तो कॉलम लगता फेल होने वाला है, लेकिन वो दरारें क्या उसके फेल्योर की वजह से उत्पन्न हुई हैं या वो किसी अन्य कारण से भी हो सकती हैं। वो सरफेस के ऊपर क्रैक हो सकता है प्लास्टर में वो क्रैक हो गया हो और ऐसा लगे कि ये तो कॉलम फेल होने वाला है। उसी तरह कॉलम में भी दरारें पड़ सकती हैं, बीम में डिफ्लेक्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर वो निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं तो हमें उसको इस्तेमाल करने में, उसका उपयोग करने में कोई भी हर्ज नहीं है। और उसको अगर डिफ्लेक्शन निर्धारित सीमा के अंदर है तो सामान्यतः आप उसको जज भी नहीं कर पाएंगे कि ये डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि कोई भी आप बीम बनाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन तो होता ही है। अब ये बात है कि वो डिफ्लेक्शन क्या विजिबल है या वो विजिबल नहीं है। सो हमें ये देखना है कि डिफ्लेक्शन जो भी विक्षेप उसमें हो रहा है वो इतना कम हो जिसको हम नोटिस ना कर पाएँ। सो हमें यहाँ पे सर्विसिबिलिटी में डिफ्लेक्शन के बारे में और क्रैक्स के बारे में बात करनी है। इसके अलावा भवन के उपयोग में और भी कई चीज़ें बाधक हो सकती हैं, जैसे उसका टिकाऊपन है। सो जो मटेरियल आपने यूज़ किया है वो कितना टिकाऊ है और ड्यूरेबिलिटी क्या है उसकी, पूरे लाइफ स्पैन वो किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहेगी या समय के साथ साथ कुछ ना कुछ उसमें उसके स्ट्रेंथ में और उस अन्य चीज़ों में अपीयरेंस में कमी आई जाती है। इसके अलावा भवन के उपयोग के दौरान कभी भी ऐसा संभव है कि उसमें कहीं आग लग जाए या ऐसी कोई घटना हो जाए, तो फायर रेजिस्टेंस में उसका मटेरियल का क्या प्रतिरोध है। तो इन चीज़ों को हमें सर्विसिबिलिटी में देखना है। और एक्सेसिव वाइब्रेशंस क्या हो सकते हैं उसमें। कई बार ऐसे आपने एक विज्ञापन भी देखा होगा, टीवी में अक्सर दिखाया जाता है, वो सीमेंट के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट का विज्ञापन है, जिसमें आप देखते हैं कि एक लड़के ने ज़मीन खरीदी तो उसके पिताजी वो जब वो ज़मीन को देखने जाते हैं तो वहाँ से ट्रेन गुजर रही होती है, तो वाइब्रेशन में वो कप रखा हुआ है वो गिर जाता है, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे तो भवन बनाना सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे बिल्डिंग हिलती रहेगी तो ये कैसे इसमें रहा जाएगा। तो वहाँ पे वो अल्ट्राटेक सीमेंट के विज्ञापन देखा, तो ये वाइब्रेशन की स्थिति है। हालांकि ऐसा वाइब्रेशन ट्रेन के गुजरने से इतना अधिक नहीं होता है, लेकिन एक्सेसिव वाइब्रेशन किसी अन्य कारण से भी हो सकते हैं। सो अगर आप बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, अगर आप उसमें कंपन महसूस कर रहे हैं और भूकंप नहीं आया हुआ है, फिर उसके बाद भी उसमें कंपन है, तो आपको भवन सुरक्षित नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें डिसाइड करनी है। और फटीग है, तो संरचना में मटेरियल में कई बार टेम्परेचर चेंजेस की वजह से या उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाने से या फिर उसके बाद गर्म थाइंग से और फ्रीजिंग से भी उसमें फटीग उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें संरचना के उपयोग को प्रभावित करती हैं। तो हमें यहाँ पे इन सारी चीज़ों के संबंध में ड्यूरेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस, एक्सेसिव वाइब्रेशंस और फटीग के बारे में क्या सीमाएं हैं, उसमें संरचना क्या क्या व्यवहार होना चाहिए, उसको हम किस सीमा तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें निर्धारित की जानी हैं। सो अब यहाँ पे मुख्य रूप से दो बातें हैं, एक तो कोलैप्स के बारे में है और दूसरा सर्विसिबिलिटी के बारे में है। तो कोलैप्स का मतलब संरचना पे कितने बल लगे हैं। तो संरचना पे जो भी बल कार्य करते हैं मुख्य रूप से, जिसमें डेड लोड्स हैं, बीम कॉलम संरचना का अपना भार है, जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है उसका सेल्फ वेट है। उसके अलावा जो लाइव लोड्स हैं, जैसे भवन में लोगों को आना जाना रहता है, सामान रखे रहते हैं जिनको आप इधर उधर खिसकाते रहते हैं। उसके अलावा और ब्रिजेस वगैरह हैं जिसमें मूविंग लोड्स हैं, तो वाहन चलते रहते हैं। और उसके अलावा जो लोड्स हैं वो अर्थक्वेक के कारण हो सकते हैं, और विंड लोड्स हैं जो तेज़ हवाओं के कारण संरचना पे प्रभाव पड़ सकता है। तो सामान्यतः ये विंड लोड वगैरह आप उसको इतना एक छोटी बिल्डिंग में उसका उतना प्रभाव में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स में विंड लोड का भी काफ़ी फैक्टर है। सो इन सभी बलों के संयोजन के कारण, जो इनका कॉम्बिनेशन है, उसकी वजह से संरचना पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है बल की। तो हमें इन बलों के संयोजन के कारण जो भी सबसे क्रिटिकल कंडीशन है, जिसमें हम इन बलों के कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन है, डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन है, डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक का कॉम्बिनेशन है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन में जो भी सबसे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, संयोजन है बलों का, उसके लिए हमें संरचना में प्रतिबल निर्धारित करने हैं कि इस पे ऊपर जो भी इन बलों के कारण प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं वो संरचना के उन अवयवों में प्रतिबल सीमा के अंदर रहें। सो जो भी बल है, इनके संयोजन से जो भी प्रतिबल उत्पन्न होते हैं उसमें मुख्य रूप से बेंडिंग है, फ्लेक्सर है। तो नमन के कारण बीम में
टेंशन और कंप्रेशन दोनों उत्पन्न होते हैं। उसी तरह शियर है, तो बीम में शियर, आप शियर में भी आपने इसमें चैप्टर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शियर के बारे में पढ़ा होगा और बेंडिंग के स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बीम में शियर स्ट्रेसेस हैं और बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं। इसके अलावा टॉर्शनल फोर्सेस हैं, जो बीम में टॉर्शन की भी स्थिति होती है, और डायरेक्ट फोर्सेस जैसे कॉलम में डायरेक्ट कंप्रेशन है, और कॉलम में डायरेक्ट कंप्रेशन के साथ साथ बेंडिंग भी हो सकती है। अगर कॉलम बहुत छोटा है, शॉर्ट कॉलम है, तो मुख्य रूप से कंप्रेशन के उसमें कार्य करता है, लेकिन अगर कॉलम लंबा है तो उसमें कंप्रेशन के साथ साथ बेंडिंग का भी प्रभाव होता है। तो इन सभी बलों के कारण जो ये प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, शियर बेंडिंग में, कंप्रेशन और टेंशन, शियर और टॉर्शन के कारण जो स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रही हैं, शियर स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रही हैं, और जो डायरेक्ट कंप्रेशन में स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रही हैं, इनको हमें संरचना के डिज़ाइन में स्टडी करना है, और इनके लिए हमें निर्धारित करना है कि कितना प्रतिबल हम यहाँ पे डिज़ाइन के लिए ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रतिबल की हम बात करेंगे, तो सबसे पहला हमारा जो लिमिट स्टेट है वो कोलैप्स के लिए है, फ्लेक्सर में, बेंडिंग में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसको हम FCK से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो शब्द है, ये कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें हिंदी में इसको अभिलाक्षणिक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एक शब्द है लक्षण और दूसरा शब्द है अभिलक्षण। तो इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है। लक्षण जो है वो चीज़ों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अभिलक्षण जो है वो किसी एक ग्रुप के में होता है। जैसे आप उदाहरण के लिए अगर हम बात करें साइट्रस फ्रूट्स, जैसे खट्टे फल हैं, तो खट्टे फल में बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जिसमें लेमन है, ऑरेंज है, और भी कई सारे खट्टे फल आते हैं। लेकिन इन सभी का एक कॉमन गुण है कि जिसके नाम से उनको जाना जाता है कि ये खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट हैं, तो ये इनका एक अभिलक्षण है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में भी यूज़ करेंगे कि ये कंक्रीट का अभिलक्षण है। जो सामर्थ्य है इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है, मतलब ये सामर्थ्य उसमें उपलब्ध होगी ही निश्चित रूप से, ये हम ऐसा कह सकते हैं। तो अब हमें इसको डिफाइन करना है कि हम किस सामर्थ्य को अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कहेंगे। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के बारे में सबसे पहले तो हमें सामर्थ्य शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामर्थ्य क्या चीज़ है इसको जानना जरूरी है। तो कंक्रीट की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए हम कंक्रीट का जो मिक्स बनाते हैं, उस मिक्स से हम एक 15 सेंटीमीटर साइज़ का क्यूब बनाएंगे, और इस क्यूब को कास्ट करने के 24 घंटे के बाद फिर हम इसे पानी में डाल करके 28 दिन तक इसकी क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने के पश्चात 28 दिन के बाद आप इसे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जब आप टेस्ट करेंगे, तो ये किसी एक पर्टिकुलर लोड पर ये क्यूब फेल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उस वक्त जितना उसके ऊपर लोड लगा हुआ है, उसको जब आप क्यूब के एरिया से भाग देंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। मतलब से आप ये देख लें कि ये जैसे ये 15 सेंटीमीटर साइज़ का क्यूब है, तो इसके ऊपर जब आप ये यहाँ पे लोड लगाएंगे, तो ये इस लोड की वजह से वो फेल होगा। तो इसमें जो लोड है आपका से P लोड पर फेल हो रहा है, और क्यूब ये 15 सेंटीमीटर साइज़ का है, तो इसका सरफेस एरिया 22500 mm² होगा। सो ये जो इसकी सामर्थ्य है वो लोड एट फेल्योर, और इससे आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये तो सामर्थ्य की बात है कि कंक्रीट की सामर्थ्य क्या होगी फेल्योर पर। तो इसको हम अभिलाक्षणिक सामर्थ्य में कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमें ये देखना है। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के बारे में जैसे मैंने कहा कि ये उसका एक गुण है जिसके द्वारा हम कंक्रीट की पहचान करते हैं, उसको डिजिग्नेट करते हैं। तो डिजिग्नेट करने का मतलब हम कंक्रीट को कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आमतौर पे लोग कहते हैं कि 1 2 4 का कंक्रीट बना लें। तो 1 2 4 मतलब यहाँ पे ये वॉल्यूम से हमारा मतलब है कि 1 पार्ट सीमेंट होगा, 2 पार्ट सैंड होगा, और 4 पार्ट उसमें स्टोन एग्रीगेट होगा। इसी तरह नॉर्मली बीम और स्लैब के लिए सामान्यतः ऐसे M15 कंक्रीट या 1 2 4 जिसको सामान्य भाषा में हम कह देते हैं, इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह कॉलम में मुख्य रूप से 1 1.5 3 रेशियो का कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट सैंड है, और 3 पार्ट स्टोन एग्रीगेट है। तो यहाँ पे ये जो मिक्स है, ये जो हमने रेशियो अभी यहाँ पे यूज़ किया 1 1.5 3 या 1 2 4 का रेशियो, तो इसकी जो सामर्थ्य है इसको सामान्य भाषा में रिलेट करते हैं 1 1.5 3 को M20 कंक्रीट से, और 1 2 4 को M15 कंक्रीट से। एक जनरल चलन के उसमें है।
लेकिन क्या हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हम इसको डिजिग्नेट कर रहे हैं M15, जहाँ पे M का मतलब मिक्स से है और 15 का मतलब उसकी सामर्थ्य से है। सो कोई भी ग्रेड अगर आप लिखेंगे, से M25 ग्रेड है, सो इसमें जो ये M वर्ड है, दिस इज़ फॉर मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, और ये 25 ये न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी सामर्थ्य है। सो ये कंक्रीट की ग्रेडिंग है। तो इसको हमने IS 456 जो इसका कोड है डिज़ाइन का आपका IS 456। सो इसमें कंक्रीट की ग्रेडिंग को M15 कंक्रीट, M20 15 है, 20 है, 25, 30, ये M80 तक इसको कैटेगराइज किया गया है। सो यहाँ पे अब कोई भी कंक्रीट से M20 कंक्रीट है, अगर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि क्या 1.3 कंक्रीट की सामर्थ्य 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी निश्चित रूप से। सो इस वॉल्यूमेट्रिक उसमें मेजरमेंट में ऐसा हो सकता है, संभव ना हो। तो यहाँ पे अभिलक्षण का मतलब है कि जब भी आप वो मिक्स बनाए तो निश्चित रूप से उसमें आपको M20 कंक्रीट अगर है तो उसमें कंक्रीट की सामर्थ्य 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलनी ही चाहिए, तब उसे हम अभिलक्षण सामर्थ्य कहेंगे। तो यहाँ पे कि निश्चित रूप से मिलनी चाहिए, मतलब आप एक सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, और अगर नहीं मिल रही है तो वो उस ग्रेडिंग में नहीं आएगा। तो जब भी आप सर्टेनिटी की बात करते हैं तो एक श्योरिटी होती है उसमें, इसको हम मैथमेटिकली अगर आप डिफाइन करेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ की होने की क्या संभावना है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चूँकि एक पॉसिबिलिटी हमें चाहिए ही चाहिए कि इतना सामर्थ्य इसमें मिलना है इस ग्रेड में, तो उसके लिए हमें एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इस सामर्थ्य को डिफाइन करने में इसी प्रोबेबिलिटी अप्रोच को यूज़ किया गया है। और इसके जो परिभाषित किया गया उसमें कहते हैं कि जब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 5% टेस्ट रिज़ल्ट की बात हो रही है, ये टेस्ट रिज़ल्ट, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो भी आप कंक्रीट क्यूब्स बनाएंगे उसमें जो आपका सामर्थ्य है वो उसमें होनी चाहिए 5% उसमें। तो इसको परिभाषित करने में आप देखेंगे कि यहाँ पे कंक्रीट की जो इसमें आप देखेंगे इसमें 5% प्रोबेबिलिटी अप्रोच यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी कर्व यूज़ किया गया है जिसमें ये मीन वैल्यू है सामर्थ्य की यहाँ पे, और ये इसकी करेक्टरिस्टिक सामर्थ्य है जो कि 5% सैम्पल्स में अवेलेबल होनी चाहिए। सो यहाँ FCK की वैल्यू आप ये देखें कि FM माइनस K सिग्मा, जहाँ पे K करेक्टरिस्टिक ये कांस्टेंट है, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसके आधार पर ये सामर्थ्य यहाँ पे निकाली गई है। सो भी इसके जो करेक्टरिस्टिक सामर्थ्य यहाँ पे हमने फाइंड की FCK, इसमें डिज़ाइन के लिए हम क्या वैल्यू लेंगे, तो डिज़ाइन सामर्थ्य यहाँ पे F की वैल्यू है, इसको आप 1.5 से डिवाइड करेंगे, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी संरचना में वो 1.5 का लिया गया है। तो उससे आपको सामर्थ्य मिलेगी ये 0.67 FCK। तो कंक्रीट चूँकि इसमें हम ग्रेडिंग में इसके निर्माण में सीमेंट एग्रीगेट और स्टोन एग्रीगेट और सैंड का यूज़ करते हैं, तो उसमें मटेरियल में वेरिएशन हो सकता है। उसकी वजह से हमने एक यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल का यूज़ किया है, जिसको यूज़ करने के बाद आपको डिज़ाइन सामर्थ्य यहाँ पे 0.446 FCK यहाँ पे प्राप्त होगी। सो हमें संरचना में जो भी वैल्यू है स्ट्रेंथ की वो ये वैल्यू लेनी है 0.446 FCK, जहाँ FCK करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। इसी तरह हमने लोड को डिफाइन किया, करेक्टरिस्टिक लोड जो वहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में, वही यहाँ पे लोड के बारे में है कि वो लोड जो केवल 5% चांसेस हैं उससे एक्सीड करने के, उस लोड को हम करेक्टरिस्टिक लोड कहते हैं। तो उसी प्रोबेबिलिटी अप्रोच के साथ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में आप ये देखें, ये मीन लोड है और ये करेक्टरिस्टिक लोड है। तो यहाँ पे इसकी लोड की वैल्यू होगी WM प्लस K सिग्मा, चूँकि ये यहाँ पे फेल्योर वाला पोर्शन राइट साइड में है, वहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो आप इस वैल्यू में ये ऐड करेंगे, इतनी वैल्यू ऐड करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक लोड की मिलेगी। और 95% केसेस में ये लोड संरचना में एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें अब ये डिज़ाइन कर्व यूज़ करने कि हम स्ट्रेस उसकी वैल्यू क्या लेंगे। तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन कर्व आप देख रहे हैं ये FCK है, फेल्योर पे है, उसके बाद ये सेफ्टी फैक्टर है संरचना के लिए और ये मटेरियल के लिए। तो ये वाला जो कर्व है ये डिज़ाइन कर्व है, जिसमें ये पार्ट पैराबोलिक है 0.002 स्ट्रेंथ तक, उसके बाद ये यहाँ तक ये स्ट्रेट है, यील्ड हो गया है। और इस पार्ट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आप पैराबोलिक पार्ट में अगर स्ट्रेस निकालनी है किसी भी स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग, तो आप यहाँ पे इसको इस इक्वेशन से इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है ये यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह
अब स्टील की सामर्थ्य की बात करेंगे, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्टील की क्या करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या है स्टील की। तो इसमें है कि मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, अगर यील्ड पॉइंट अवेलेबल है तो मिनिमम यील्ड स्ट्रेस लिया जाएगा, अगर यील्ड पॉइंट अवेलेबल नहीं है तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को आप यहाँ पे करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के रूप में यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाया गया है ये माइल्ड स्टील का, यहाँ आप देख रहे हैं ये यील्ड पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी वो यील्ड स्ट्रेस ली जाएगी माइल्ड स्टील के उसमें। यहाँ पे जो आप ये कर्व देख रहे हैं ये 415 ग्रेड के लिए है और 500 ग्रेड के लिए। तो इस कर्व में आप देखें कहीं पे भी यहाँ पे यील्ड पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो ऐसे मटेरियल में जो हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेन है, ये 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को हम यील्ड स्ट्रेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। 0.2% प्रूफ स्ट्रेस का मतलब है जो 0.002 स्ट्रेन होगी, इस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी उसको हम यील्ड स्ट्रेस कहेंगे। तो इसको फाइंड करने का तरीका है कि जब आप यहाँ पे 002 स्ट्रेन के पॉइंट से आप ये इसका जो कर्व का स्ट्रेट पार्ट है इसके पैरेलल आप लाइन खींचें, ये इसके स्ट्रेट पार्ट के पैरेलल, ये स्ट्रेट पोर्शन है इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी ये आपको यील्ड स्ट्रेस के रूप में प्राप्त होगी। ये डिज़ाइन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए, जिसमें माइल्ड स्टील में हमने स्टील के लिए कोई भी माइल्ड स्टील हो या 415 ग्रेड हो या 500 ग्रेड हो, तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल का वो 1.15 है। तो इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ जब आप डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये 0.87 FY वैल्यू आपको फाइंड होगी। सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील में ये FY वैल्यू है और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज़ करने के बाद जब आप सारी ऑर्डिनेट्स को डिवाइड करेंगे तो कर्व यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिज़ाइन वैल्यू है स्ट्रेस की माइल्ड स्टील के लिए, सभी स्टील के लिए है, ये कर्व माइल्ड स्टील के लिए है। ठीक, तो इस पार्ट 1 के इस लेक्चर में हमारा इतना कंटेंट यहाँ पे था। इसके बाद अगले उसमें हम अगले पार्ट में इसको फर्दर डेवलप करेंगे।